हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में। डॉक्टर अम्बेडकर को आमंत्रण। उस समय देश में गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी था। कांग्रेस के कई बड़े नेता जेलों में थे। सरकार और कांग्रेस में समझौता नहीं होने से प्रतिनिधित्व के बिना ही ब्रिटिश सरकार ने अन्य नेताओं तथा रियासत के राजाओं के सहयोग से लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया ताकि वे नेता ब्रिटिश लोकसभा के दलों के प्रतिनिधियों के साथ भारत के संविधान के बारे में विचार करें। सभी दलों तथा अल्पसंख्यक संगठनों ने नेताओं को आमंत्रित किया गया। दरअसल ब्रिटिश सरकार भारत की जनता में सरकार के प्रति पैदा हो रहे असंतोष को संविधान बनाकर दूर करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। साइमन कमीशन की अनुशंसा के अनुसार भारतीयों की मांग पर विचार करने के लिए भारत की विभिन्न पार्टियों के नेताओं व रियासतदारों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अम्बेडकर व मद्रास के राय बहादुर श्रीनिवासन को दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया। डॉक्टर अम्बेडकर का अछूतों के नेता की हैसियत से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होना ऐतिहासिक व अछूतों के लिए गौरव की बात थी, क्योंकि भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था में सदियों से उपेक्षित अछूतों की भी खबर ली जा रही थी कि यहाँ के भावी संविधान में अछूतों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। उस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाबा साहब भारत के अछूतों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गए। 6 सितंबर 1930 को वायसराय के द्वारा अम्बेडकर को आमंत्रण मिला। लंदन जाने से पहले डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंकी की अध्यक्षता में बंबई में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अछूतों ने अम्बेडकर को एक मानपत्र तथा थैली भेंट करके उनकी लंदन यात्रा के लिए शुभकामनाएं प्रकट की। मानपत्र में कहा गया, अछूत वर्ग के कल्याण हेतु हर समय तैयार रहने वाला आप जैसा सच्चा हिमायती, समाजसेवी और प्रतिभाशाली व्यक्ति अछूत वर्ग को आज तक नहीं मिला और आपको पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। सभा में राय बहादुर बोले ने अम्बेडकर का गुणगान किया। अपनी ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, पिछले 2 वर्ष में हमसे जो कुछ काम हुआ वह समाज के सहयोग से ही संभव हुआ, इसलिए मैं सभी सहयोगियों का आभारी हूँ। मैं लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों के न्याय व
मानवीय अधिकारों की पुरजोर मांग रखूंगा और देश की आज़ादी की भी मांग कर स्वराज की मांग पर अडिग रहूंगा। मैं वहां रूस, जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि देशों के प्रमुख नेताओं से मिलकर भारत के बहिष्कृत अछूतों की समस्याओं से अवगत कराऊंगा और संभव हुआ तो राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस के समक्ष भी अपनी समस्याएं रखने की कोशिश करूंगा। हमारे लोगों की पुलिस और सेना में भर्ती पर जो रोक लगाई है उसे रद्द करवाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। वहां मौजूद साथियों से यह भी कहा कि मेरे जाने के बाद आप आपसी मतभेद न रखकर एकजुट होकर काम करना। उन्होंने इस अवसर पर जनता पाक्षिक अखबार 24 नवंबर 1930 से शुरू करने की भी घोषणा की। गोल मेज सम्मेलन लंदन के लिए बाबा साहब रवाना। बाबा साहब अम्बेडकर 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया जहाज में बैठकर लंदन के लिए रवाना हुए। उस समय पूरे भारत में गांधी जी द्वारा चलाया असहयोग आंदोलन तेज चल रहा था। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर रखा था। उस समय देश में डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में वातावरण नहीं था। सभी सवर्ण हिंदू गांधी और कांग्रेस उनसे नाराज थे। उस समय कांग्रेस के लोग समझते थे कि वे ही देशभक्त हैं तथा कांग्रेस को दूर रखकर बाकी पार्टियों व समाजों के नेता राजनीतिक समस्या हल करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले लोगों को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा गया, यहाँ तक कि देशद्रोही भी कहा। यही नहीं, भारत के अखबारों ने भी बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मजेदार बात यह थी कि कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम प्रतिनिधि भी भाग ले रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गांधी व भारत के समाचार पत्र मुस्लिम नेताओं के खिलाफ डर के मारे कुछ नहीं बोले। सारा गुस्सा अंबेडकर पर ही निकालते थे। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी नेताओं को भी हल्का कोसा गया। यात्रा के दौरान जहाज से वे अपने सहयोगी भाऊराव व अन्य को पत्र लिखे थे। 12 दिनों की थकाऊ यात्रा करके 18 अक्टूबर को जब अंबेडकर व दूसरे प्रतिनिधि लंदन पहुंचे तो वहां का वातावरण काफी सहानुभूतिपूर्ण था। खास तौर से अछूतों की समस्याओं के प्रति तो सभी की सहानुभूति थी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कुल 89 प्रतिनिधि थे, जिनमें ब्रिटिश भारत के 53, भारत की विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि, 20 महाराजा व नवाब तथा ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों के 16 प्रतिनिधि थे। इनमें तेज बहादुर सैफू जयकर जैसे निर्दलीय नेता, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक मोहम्मद शफी, हिंदू समुदाय के नेता मुंजे सर रामास्वामी अय्यर, सर इस्माइल मिर्जा,
जैसे रियासतों के दीवान, कई रियासतों के महाराजा, भोपाल के नवाब आगा खान, सिख प्रतिनिधि सरदार उज्जल सिंह, ईसाई एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि और दलितों के नेता डॉक्टर अंबेडकर तथा राय बहादुर श्रीनिवासन आदि शामिल थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक नया इतिहास लिखा गया। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रे जे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस के प्रति ब्रिटिश लोगों का भारी उत्साह था। कॉन्फ्रेंस को जाने वाले रास्ते में दोनों ओर लोग स्वागत कर रहे थे। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किंग जॉर्ज पंचम ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, यह अभूतपूर्व कॉन्फ्रेंस है जिसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम इतिहास में दर्ज होंगे। प्रधानमंत्री रे जे मैकडोनाल्ड ने भारत की समस्या हल करने का ब्रिटिश सरकार का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम इस कॉन्फ्रेंस में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। सम्मेलन में अपने भाषणों में सर तेज बहादुर, सप्रू, एम.आर. जयकर आदि ने भारत में आंतरिक स्वराज की मांग की। मुस्लिम सदस्यों ने अपने लिए अलग 2 प्रदेशों की मांग की। बीकानेर यानी राजस्थान के महाराजा ने खुद को देशी रियासतों का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीयों की आकांक्षा से भारत के रियासतदार और मैं सहमत हूँ और वे स्वशासित एक संघ के भारत में अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए शामिल होना चाहेंगे। पटियाला के नरेश व भोपाल के नवाब ने भी बीकानेर के महाराजा की बात का समर्थन किया। इसके बाद जयकर, डॉक्टर मुंजे जोशी, मिर्जा इस्माइल, सी.पी. रामास्वामी अय्यर के भाषण हुए। कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर की उच्च शिक्षा में भारी मदद करने वाले बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ व गुरु जोशी भी मौजूद थे। लेकिन इतने विद्वानों में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर अंबेडकर अकेले ही थे। 1-2 का और भाषण होने के बाद अब सबकी नजर प्रतिभा के धनी युवा डॉक्टर अंबेडकर पर थी। उस समय सुंदर परिधान के साथ आत्मविश्वास, स्वाभिमान से भरे व चेहरे पर ओजस लिए बाबा साहब बहुत आकर्षक लग रहे थे। कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन व भारत के मंजे हुए कूटनीतिक विद्वानों, वैभवशाली राजा महाराजा व नवाबों के बीच बाबा साहब को अपनी बात पुरजोर ढंग से रखनी थी। इस सम्मेलन में अंबेडकर को दोहरी लड़ाई लड़नी थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्हें स्वराज की मांग करनी थी
तथा अपने 8 करोड़ अछूत भाइयों के पांवों में पड़ी छुआछूत और सामाजिक गुलामी की बेड़ियों को भी तोड़ना था। अछूतों की दमंग आवाज का ब्रिटिश सरकार से तीखे सवाल। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रभावशाली, विद्वतापूर्ण और तथ्यों व तर्कों से परिपूर्ण भाषण में कहा, आज मैं जिन लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, उनकी संख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, यानी कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है। लेकिन आज उन्हें दास या गुलामों की दयनीय दशा में ला पटका है। इसके बाद सबको बड़ा अचंभा हुआ जब बाबा साहब ने यह कहा कि भारत में अछूत ब्रिटिश शासन के खिलाफ है और वे ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जो जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई हो। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर का यह भाषण हुआ दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। अंबेडकर लगातार बोलते जा रहे थे। उनका धीर गंभीर स्वर प्रखर व ऊंचा होता गया। उस ज्ञानी विद्वान के चेहरे का ओजस व आंखों का तेज और अधिक दीप्त हो उठा। उन्होंने ब्रिटिश शासकों को बिना लाक लपेट के कड़ी भाषा में पूछा, हम लोग अंग्रेजों के शासन से पहले छुआछूत के कारण बहुत सी घृणित हालात में थे। हमारा जीवन नरकीय था। क्या अंग्रेज सरकार ने छुआछूत मिटाने के लिए कुछ किया? हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ किया? पहले हम गांव के कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। हमारे इस मानवीय हक को हासिल कराने के लिए अंग्रेज सरकार ने कुछ किया? अंग्रेजी राज से पहले हम मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते थे। क्या अब हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? अंग्रेजी राज से पहले पुलिस में हमारी भर्ती नहीं हो पाती थी। क्या ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस दल में शामिल करती है? पहले हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे, तो क्या अंग्रेज सरकार ने हमारे लिए यह रास्ता खोला है? इन सवालों में से किसी का उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। क्या अंग्रेजी राज के इन 150 सालों में सरकार ने हमारे जख्मों पर मरहम लगाया जो भारतीय समाज व्यवस्था ने हमें दिए? ब्रिटिश राज में भी हमारी हालत जैसी थी वैसी ही रही है। अंग्रेजों के घर में ही अंग्रेजी सरकार को अंबेडकर ने आड़े हाथों लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना ओजस्वी भाषण जारी रखते हुए आगे और सवाल दागे, ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा? आज अछूत भी अंग्रेजी सरकार की जगह जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का राज चाहते हैं। इसके बाद ब्रिटिश प्रतिनिधि सक पकाकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भारत से आए प्रतिनिधियों में सनसनी फैल गई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर विदेशी सरकार को आड़े हाथों लेते चले जा रहे थे। उन्होंने आगे फिर कहा, हाँ, यह वही सरकार है जिसे मालूम था कि पूंजीपति लोग कामगारों की उचित मजदूरी नहीं देते हैं और काम की बेहतर स्थितियों की मांग को ठुकराते चले आ रहे हैं। यही वह सरकार है जिसे मालूम था
कि जमींदार जनता का खून चूसे जा रहे हैं, फिर भी इस सरकार ने उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश नहीं की जिनके कारण पिछड़े हुए लोगों का जीवन सदियों से अभाव में चल रहा है। मजदूर और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदारों की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। अपनी बात को दमंगता व तर्कों के साथ जारी रखते हुए कहा, हालांकि सरकार के पास इन बुराइयों का खात्मा करने के लिए कानूनी शक्ति थी। बुराइयों के अंत से आर्थिक जीवन बदला जा सकता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा हस्तक्षेप करने पर प्रतिरोध पैदा होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार की इन काम कमजोरियों को सामने रखने के बाद घोषणा की, हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसकी सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हित के लिए ही काम करें। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां सत्ता में बैठे हुए लोग यह जानते हुए कि निष्ठा या आस्था कहाँ खत्म हो जाएगी और प्रतिरोध कहाँ शुरू हो जाएगा, फिर भी वे न्याय और समय की जरूरत को देखते हुए सामाजिक व आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं को बदलने में हिचकिचाए नहीं, डरेंगे नहीं, अर्थात ऐसी सरकार जो सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान बिना किसी लोभ डर से करे। अम्बेडकर का क्रांतिकारी भाषण, अब हमारे दुख हम ही दूर करेंगे। अपने आगे के भाषण में अम्बेडकर ने उपनिवेशी स्वतंत्रता अर्थात आंतरिक स्वराज्य की मांग का समर्थन किया, लेकिन यह आशंका भी जताई कि यदि संविधान बनाने वाली राजनीतिक मशीनरी विशेष प्रकार की नहीं हुई तो इसमें दलितों के साथ न्याय किए जाने की संभावनाएं कम ही रहेंगी। नए संविधान का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सामाजिक ढांचा जातिवाद पर आधारित है, जिसमें कुछ लोग सबसे ऊंचे और कुछ सबसे नीचे माने जाते हैं। भारतीय समाज में समानता व भाईचारे के लिए कोई स्थान नहीं है और तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जातिवाद के संचित विचारों को छोड़ा नहीं है। इसलिए अम्बेडकर ने साफ कह दिया, हमारे दुखों को हमारे सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। हम भी तब तक इन्हें दूर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता न आ जाए। दलित वर्ग ऐसे सरकारी चमत्कार को देखने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब और इंतजार किया जाना संभव नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में गतिरोध का जिक्र करते हुए अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक दर्शन के गुरु एमंड वर्क के कथन को याद करते हुए कहा, शक्ति का प्रयोग तात्कालिक होता है, यानी सिर्फ अस्थायी होता है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने फिर ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, वह जमाना बीत गया जब आप जो कोई फैसला करते थे और भारत उसे स्वीकार कर लेता था। अब वह वक्त कभी वापस नहीं आएगा। देश के वर्तमान तेवर को देखते हुए देशवासियों को ऐसा कोई समाधान मान नहीं होगा
जिसे भारत की जनता स्वीकार नहीं करती हो। यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान सफल साबित हो तो उसमें जनता की भावनाओं की सहमत जरूर हो। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से अभी सदस्य बहुत प्रभावित हुए। उनके भाषण में साहस, निर्भीकता, तर्क व तथ्य थे। जोश के साथ अछूतों की पीड़ा व देशवासियों की गुलामी की वेदना थी। ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की थी। करोड़ों अछूतों के मानवीय हकों की आवाज थी तो देश की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन था। अम्बेडकर में एक बड़ी खासियत थी कि कोई उनकी कितनी ही तारीफ या सम्मान करे, लेकिन प्रशंसा के बोझ से दबकर वे कभी दबी जबान में गोलमाल नहीं बोल। सरकार या बहुमत की नाराजगी की चिंता किए बिना वह जो न्यायपूर्ण सत्य व उचित समझते थे उसे निर्भय होकर कह देते थे। निर्भयता व साफ साफ कहना उनकी खासियत थी। उनका भाषण सुनकर कुछ अंग्रेज पूछताछ करने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर क्रांतिकारी पार्टी से संबंधित तो नहीं है। अंबेडकर का उस क्रांतिकारी पार्टी से तो संबंध नहीं था जिसके बारे में अंग्रेजों की आशंका थी, लेकिन यह सच है कि बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक क्रांति की जलती मशाल थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस निपुणता व निडरता से देशवासियों की बात को अपने भाषण में कही, उससे सभी प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुए और प्रभावी भाषण के लिए उन्हें बधाइयां दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड तो बहुत ही प्रभावित थे, जबकि हालांकि अंबेडकर ने ब्रिटिश शासन के प्रति काफी कड़वी बातें कही थी, लेकिन वह सच्चाई थी। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी राजशाही पत्नी को अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा रियासत ने जो धन खर्च किया था वह आज वसूल हो गया। महाराजा ने शाम को अपने मित्रों को के दिए भोज में अंबेडकर को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया। महाराजा गायकवाड़ व बाबा साहब कई वर्षों बाद आत्मीयता से मिले। महान राष्ट्रवादी नेता अंबेडकर जी को सभी ने सराहा। बाबा साहब के भाषण का ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और वहां के अखबारों पर भी काफी प्रभाव पड़ा। दूसरे ही दिन से प्रेस रिपोर्टर्स व कूटनीतिज्ञों ने उनसे मिलकर कई सवाल पूछे। बाबा साहब ने भी स्वयं वहां के अखबारों में लेख लिखे और कई सभाओं में व्याख्यान दिए। अंबेडकर जी के लेखों द्वारा ब्रिटिश जनता को भारत की सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था व हिंदू राजनीति की सच्चाई के बारे में पता चला। इंडियन डेली मेल ने अंबेडकर जी के भाषण को पूरे सम्मेलन में एक बेहतरीन भाषण बताया। उनके भाषण का इंग्लैंड के अखबारों व पत्रकारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अछूतों के प्रबल प्रवक्ता के रूप में अंबेडकर जी का भाषण सुनने के बाद भारत में लॉर्ड सिडेनहम, ओडवायर
तथा कोई ब्रिटिश पत्रकार भी अम्बेडकर जी को राष्ट्रवादी नेता मानने लगे थे। इन्होंने अम्बेडकर जी द्वारा नागपुर में दिए ब्रिटिश सरकार विरोधी भाषण की भी कड़ी आलोचना की थी। कई लोग तो यह शक भी करने लगे थे कि कहीं अम्बेडकर जी किसी क्रांतिकारी गुट से तो संबंधित नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण से अम्बेडकर जी ने उन भारतीय अखबार वालों को करारा जवाब दे दिया कि वह कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। इन अखबारों ने कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाने से पहले अम्बेडकर जी की कड़ी आलोचना ही नहीं की बल्कि देशद्रोही तक कह दिया था। 1917 में जब अम्बेडकर जी अमेरिका से लंदन आए थे तो ब्रिटिश खुफिया पुलिस ने उनकी पूरी जांच की थी, क्योंकि अपनी थीसिस में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। कुछ ब्रिटिश नेताओं ने पहले आलोचना की थी, लेकिन अम्बेडकर जी के तर्कपूर्ण भाषण को सुनकर प्रशंसा करने लगे। सभी प्रतिनिधियों के भाषण सुनने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए 9 उप समितियां बनाई। इनमें फेडरल स्ट्रक्चर उप समिति को छोड़कर बाकी सभी महत्वपूर्ण समितियों के लिए अम्बेडकर जी को मेंबर बनाया गया था। इन कमेटियों के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत देश के जन जन का प्रतिनिधित्व किया। रक्षा कमेटी की रिपोर्ट पर हुई चर्चा में उन्होंने मांग की कि भारतीय सेना में योग्यता के आधार पर सभी भारतीयों की भर्ती की जानी चाहिए। अछूतों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की नींव रखी। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा साहब ने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। वह दलित वर्ग के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा हेतु मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र था। उन्होंने बड़ी मेहनत, दूरदर्शिता व राजनीतिक समझ से भावी संविधान में शामिल करने के लिए यह योजना तैयार की थी। इस योजना का नाम था स्वशासित भारत के भावी संविधान में दलित वर्ग के राजनीतिक हितों की सुरक्षा संबंधी योजना। इस मौलिक अधिकार घोषणा पत्र में यह कहा गया कि दलितों को राज्य के अन्य नागरिकों के बराबर समानता का अधिकार हो, छुआछूत खत्म की जाए, कानून में उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, नागरिकता में उन पर किसी प्रकार की कोई नियोक्ता, कोई दंड, कोई हानि नहीं लादी जाए। प्रांतीय विधान सभाओं में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। अपना प्रतिनिधि अपने लोगों में से चुनने के लिए उन्हें पृथक मतदान का अधिकार मिले। नौकरियों में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले तथा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति व निमंत्रण के लिए लोक सेवा आयोग गठित किया जाए। अछूतों के कल्याण के लिए एक विशेष विभाग खोला जाए और यदि प्रांतीय या स्थानीय सरकार अछूतों के कल्याण की ओर ध्यान नहीं देवे तो उनके खिलाफ केंद्र सरकार को शिकायत करने के लिए अछूत प्रतिनिधियों व संस्थाओं को
अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस योजना की कुछ प्रतियां ब्रिटिश प्रधानमंत्री सहित भारत में अपने मित्रों व अनुयायियों के पास भी भेजी ताकि वे उन मांगों के समर्थन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजें। इसकी पालना में भारत में जगह जगह सभाएं कर भारी संख्याओं में तार व पत्र प्रधानमंत्री को भेजे। इनमें मांग की गई कि भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था में दलित वर्गों के मानवीय अधिकारों को पूरा स्थान मिले। भारत के अछूतों ने पत्रों में बाबा साहब की भावना के अनुसार यही लिखा कि हमारे अछूत प्रतिनिधियों द्वारा अल्पसंख्यक उपसमिति को प्रस्तुत किए गए मांग पत्र को हमारा पूरा समर्थन है। भारत का अल्पसंख्यक दलित वर्ग इस बात पर दृढ़ है कि जब तक उनकी मांगों को न्यायपूर्ण ढंग से स्वीकार नहीं किया जाता, उन मांगों को भारत के भावी संविधान में शामिल नहीं किया जाता, तो उस संविधान को हम सहमति नहीं देंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी के इस योजनाबद्ध प्रयास का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास भारत के कोने कोने से दलित वर्ग को कानूनी सुरक्षा देने के पक्ष में ढेरों तार आने लगे। ब्रिटेन में दुनिया को बताया दलितों की दयनीय दशा। भारत की भेदभावपूर्ण व्यवस्था की गुलामी की जंजीरों से अछूतों को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब ने इंग्लैंड में एक पल भी चैन नहीं लिया। वे दिन रात इसी महान कार्य में लगे रहे। उन्होंने ब्रिटेन व ब्रिटेन से बाहर भी हर महत्वपूर्ण व्यक्ति तक अछूतों की पीड़ा पहुंचाई। विदेशी अखबारों में लेख लिखकर, रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यू, राजनीतिज्ञों से मुलाकात कर, ब्रिटिश सांसदों के साथ सभाएं कर तथा व्याख्यान देकर भारत में हिंदू समाज द्वारा अछूतों पर किए जा रहे अत्याचार व अन्याय का पर्दाफाश किया। विदेशों के लोग भी भारत के वास्तविक समाज से वाकिफ हुए। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की समस्याओं को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। वे बार बार अखबारों व कूटनीतिज्ञों से आग्रह करने वाले पत्र लिखते थे। भारत का सदियों से उपेक्षित पीड़ित अछूत वर्ग सब विश्व को पुकार रहा है, इसलिए मानवीय आधार पर वे अछूतों के अधिकारों को हासिल कराने में मदद करें। इसके बाद दुनिया को पता चल गया कि भारत के अछूतों की दशा अमेरिका के अश्वेत निग्रो से भी बहुत बुरी है। इस आत्मीय व विनतीपूर्ण पत्रों के कारण कुछ नेताओं को अछूतों के प्रति सहानुभूति पैदा हुई और अछूतों की मांगों पर गौर करने का विचार किया। कुछ ब्रिटिश लोकसभा सदस्यों ने अछूतों की मांगों को लॉर्ड सैकी तक पहुंचाया, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि भावी संविधान में अछूतों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। उस समय संडे क्रॉनिकल अखबार ने अंबेडकर जी के विचारों को छापा और लिखा,
यदि सत्ता सिर्फ उच्च वर्ग के हाथों में होगी तो ऐसा स्वराज जनता को नहीं चाहिए। इस मत को ब्रिटेन के नागरिक और मजदूर दल की पूरी सहानुभूति थी। इस प्रकार अम्बेडकर जी एक क्रांतिकारी विचार वाले, सत्य लेकिन तीखे बोलने वाले व लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लंदन में रोजाना बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद बाबा साहब अपने पुस्तक प्रेम को रोक नहीं पाते थे। वह बीच बीच में बुक सेलर्स के यहाँ पुराने दुर्बल बुक्स ढूंढते रहते थे। इस तरह इकट्ठी की गई बुक्स को 4 बड़े बॉक्स में भरकर बंबई से आए मजदूर नेता एम पवार तथा सहयोगी श्रीनिवासन के साथ भारत भेजी। डॉक्टर अम्बेडकर जी जब लंदन में थे तो भारत से खबर मिली कि महाड़ तालाब के संबंध में चल रहे कोर्ट केस में अछूतों की विजय हुई है तो वे बहुत खुश हुए। यह भी खुशी की खबर मिली कि बंबई में उनके निर्देश पर सरदार देवराव नाइक व कंद्रेकर ने जनता नामक मासिक अखबार शुरू कर दिया। मूक नायक बहिष्कृत भारत समता के बाद यह चौथा अखबार था। गोलमेज सम्मेलन में भावी भारत की नींव रखी। गोलमेज सम्मेलन में एक तरह से भावी स्वशासित भारत की नींव डाली गई। काफी बाद विवाद के बावजूद हिंदू मुस्लिम समझौता नहीं हो सका क्योंकि दोनों पक्ष अधिक से अधिक स्थान लेना चाहते थे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख योगदान यह रहा कि भावी भारत में संगठित भारत की अवधारणा का विकास किया जाए तथा दुनिया के सामने भारत के करोड़ों दलितों की दयनीय दशा को अम्बेडकर जी ने उजागर कर दिया तो दुनिया में उस समुदाय के प्रति सहानुभूति उभरी है। सम्मेलन में अंग्रेजों को भी यह एहसास हुआ कि अब फूट डालो और राज करो की बजाय संगठित भारत में ही भलाई है। अलग अलग बनी कमेटियों की रिपोर्ट लिखे जाने तथा उनके अधिकार मंजूर करने के बाद गोलमेज सम्मेलन का पहला दौर 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया। 10 सप्ताह बहस में बीत गए। इसके बाद इनकी रिपोर्टर्स पर लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस हुई। बहस के दौरान आइजक फुट नामक एक मानवतावादी ने दलितों की आवाज उठाई। उस अंग्रेज ने सदन में कहा, यदि हमने स्वराज की रूपरेखा में अछूतों के मानवीय हकों की रक्षा करने का अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो उनकी पीड़ादायक वेदना साफ और आह ब्रिटिश सरकार पर बुरा असर डालेगी। भारत जाने वाले भावी गवर्नर को मैं यह सलाह देता हूँ कि इस उपेक्षित समाज को सहारा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ही अपना कर्तव्य समझें। भारत के विकास की सही कसौटी यही होगी कि अपने आप इन लोगों के लिए क्या किया। आइजक फुट का ऐसे सहानुभूतिपूर्ण उद्गार अम्बेडकर जी के द्वारा किए जा रहे
रासों का सच्चा सम्मान था। बाबा साहब का भारत में शानदार स्वागत। राजनीतिक हालात तेज। 13 फरवरी 1931 को डॉक्टर अंबेडकर लंदन से रवाना हुए और 27 फरवरी 1931 को बंबई पहुंचे। अंबेडकर जी का शंकरराव वडवलकर के नेतृत्व में समता सैनिक दल और अछूतों के कई संगठनों ने जोरदार स्वागत किया और उन्हें अछूतों का मसीहा का सम्मान दिया। बाबा साहब ने अपने लोगों को गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट को बताया। बंबई सरकार ने पुलिस विभाग में अछूतों की भर्ती किए जाने की घोषणा कर दी, जो उनके प्रयासों का ही परिणाम था। उनको बंबई काउंसिल का मेंबर भी नियुक्त कर दिया। 2 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर जी की सराहनीय भूमिका पर विस्तृत रिपोर्ट छपी। जब अंबेडकर जी भारत आए तो यहाँ राजनैतिक हालात तेजी से बदल रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद गोलमेज सम्मेलन के पहले दौर के संपन्न हो जाने तथा उसमें अंबेडकर जी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण कांग्रेस के नेताओं को गंभीरता से विचार करना पड़ा। गोलमेज सम्मेलन के पहले दौर के समाप्त होने के सप्ताह भर में ही भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 26 जनवरी 1931 को जेलों में बंद कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी ने नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और गांधी जी ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की हाँ कर दी। गांधी लोई इरविन समझौता। इससे पहले गोलमेज सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और अंबेडकर जी को इसमें भाग लेने के कारण देशद्रोही तक कहा था। लेकिन अंबेडकर जी ने जिस प्रभावी ढंग से ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों की आलोचना कर पूरे देशवासियों का पक्ष दुनिया के सामने रखा, उससे राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेताओं को बहुत कुछ सोचने और फैसला लेने के लिए बाध्य कर दिया। सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर जी की भूमिका की सभी ने सराहना की, तो अब विरोधियों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। कांग्रेस के भाग नहीं लेने व पहले सम्मेलन के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की जरूरत हुई। वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ तथा सरकार ने गांधी जी को इंग्लैंड में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच सत्याग्रही कैदियों को जेल से छोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस का व्यवहार कुछ बदलता जा रहा था। मद्रास की एक सभा में अपने भाषण में पंडित नेहरू ने कहा कि कांग्रेस जनों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को कभी भी देशद्रोही नहीं कहा।
कांग्रेस के बुद्धिवादी व प्रगतिशील नेता नेहरू के इतना कहने के बावजूद कांग्रेस की कटुता के कई उदाहरण सामने आते रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी अछूत छात्रों के लिए चलाए जा रहे एक छात्रावास की व्यवस्था के सिलसिले में जब अहमदाबाद आए तो वहां के कांग्रेस के लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। उधर नासिक के काला राम मंदिर का सत्याग्रह भी अध-बीच छूट गया था। नासिक के अछूत नेताओं ने उस आंदोलन को फिर से चलाने का फैसला किया और मंदिर प्रवेश के अधिकार का हासिल करने का तय किया। डॉक्टर अंबेडकर जी अपने सहयोगियों के साथ 4 मार्च 1931 को नासिक गए। उन्होंने वहां सभा में अछूतों को आदेश दिया कि भले ही उनमें जोश व आक्रोश है, लेकिन उन्हें हर हालत में धैर्य, शांति व अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करना है। रविवार को अछूतों ने एक बड़ा जुलूस निकाला, लेकिन रास्ते में कई जगह सवर्णों ने उन पर पत्थर बरसाए। नासिक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कट्टर हिंदुओं का पक्ष लिया। उधर कराची में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस धार्मिक मामलों में चुप रहेगी। इस अधिवेशन के कुछ समय पहले ही गांधी ने बंबई में कहा था कि आजादी मिल जाने के बाद अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष करेंगे। अहमदाबाद में बाबा साहब को सुनने लोग उमड़ पड़े। अहमदाबाद शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, जहां देश की सबसे ज्यादा कपड़ा मिलें थी और लाखों मजदूर काम करते थे। अहमदाबाद के अछूत भाई लंबे समय से अहमदाबाद की धरती पर बाबा साहब के पूज्य पांव रखवाना चाहते थे। 28 जून 1931 को डॉक्टर अंबेडकर अहमदाबाद पधारे। कपड़ा मिलों का बड़ा सेंटर होने के कारण लाखों मजदूर काम करते थे। मिल मालिकों व उद्योगपतियों को कांग्रेस के पक्ष में रखने के लिए गांधी जी वहां ज्यादा समय बिताते थे। इस प्रकार मिल मालिकों के दबाव व कांग्रेस के प्रचार के कारण काफी मजदूर गांधी जी के भक्त बन गए थे। बाबा साहब के स्वागत के लिए नव युवक मंडल के सदस्य, हजारों मजदूर, समता सैनिक दल के स्वयं सेवक व दलित वर्ग के हजारों नर नारी मौजूद थे। इनके बीच कुछ कांग्रेसी हिंदू व डॉक्टर अंबेडकर जी के विरोधी विचारधारा के लड़के छुपे हुए थे। प्रथम गोल में सम्मेलन में उठाए सवालों के कारण शरारती युवकों को वहां बाबा साहब के विरोध के लिए भेजा गया था। अखबारों में छपने के उद्देश्य से उन लड़कों ने एकाएक छुपाए हुए काले झंडे दिखाए। समता सैनिक दल व नव युवक मंडल के युवकों ने उसी वक्त उनसे वे काफी झंडियां छीनकर जला दी। हजारों मेहनत कशों की भीड़ ने बाबा साहब का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। जय घोष के नारों से मानो आसमान गूंज उठा। वहां से बाबा साहब को आवास के लिए लाल बंगले ले गए। शहर के दरियापुर में विशाल सभा का आयोजन किया गया। अछूत समाज की ओर से अपने मुक्तिदाता बाबा साहब को चांदी के
कास्केट में मानपत्र भेंट किया गया। इस मानपत्र में अछूतों के उत्थान के लिए किए गए कार्य तथा गोलमेज सभा लंदन में उनके द्वारा अछूतों के उद्धार हेतु पेश किए गए मांग पत्र की प्रशंसा की गई थी। बाबा साहब के सम्मान में सभी के सिर झुके हुए थे। अपने भाई बहनों को संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, बहनों और भाइयों, मेरे सम्मान में आपने जो मानपत्र भेंट किया है, यह मेरी व्यक्तिगत प्रशंसा न समझकर उस कार्य के लिए आपका समर्थन व प्रोत्साहन समझता हूँ, जो आपके सहयोग से मेरे द्वारा किया गया है। क्लॉथ इंडस्ट्रीज के बड़े सेंटर इस शहर में पहले उद्योग धंधों की ही बातें होती थी, लेकिन जब से गांधी जी यहाँ निवास करने लगे हैं, यह शहर भारतीय राजनीति की चर्चा का सेंटर बन गया है, जो आप मेरे से अधिक जानते हैं। जो भाई यहाँ खादी पहने हुए बैठे हैं, क्या आपने अपने उद्धार के लिए भी कुछ किया है? जिस देश में हमें कुओं पर पानी भरने नहीं दिया जाता, सार्वजनिक स्थानों व मार्गों का उपयोग नहीं कर सकते, जहां स्कूलों में हमारे बच्चे सबके साथ पढ़ नहीं सकते और जहां हमारी छाया पढ़ना भी पाप समझा जाता है, वहां आपको अपने उद्धार के लिए भी कुछ करना चाहिए। गांधी जी पहले कहते थे कि जब तक देश में एकता नहीं हो जाती, वे गोलमेज सभा में नहीं जाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस उन्हें डिक्टेटर बनाकर उस गोलमेज सभा में भेज रही है। कराची की कांग्रेस सभा में गांधी जी का एक लंबा प्रस्ताव पास हुआ है, जिसे स्वराज में जनता के अधिकारों के लिए 22 शर्तें हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब तक उन पर अमल नहीं हो? क्या आप आशा करते हैं सवर्ण हिंदुओं के हाथ में सत्ता आ जाने पर उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? हिंदू शास्त्रों में जो विधान है वे तो उसी समय बने जब स्वयं हिंदुओं का शासन था। तब किस उद्देश्यों से ऐसे गुलामी के ग्रंथ गढ़े गए थे? आजादी मुझे भी प्यारी है, लेकिन पहले सामाजिक आजादी चाहिए। बाबा साहब ने भाषण में आगे कहा, गांधी जी मुसलमानों और सिखों को तो अलग अधिकार देने को तैयार है, लेकिन अछूतों के नेता और विधाता खुद बने रहना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या अछूत कभी भी आजाद नहीं होंगे? आज अछूतों के राजा अंग्रेज हैं और अंग्रेजों के चले जाने पर सवर्ण हिंदू हमारे राजा हो जाएंगे। आज अम्बा लाल ताराभाई जैसे कई मिल मालिक तो कांग्रेस का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि मैनचेस्टर का माल इस देश में न आने पाए और उन्हीं का माल मन मर्जी के भाव से बिके और खूब मुनाफा हो। लेकिन अछूत किस लिए सत्याग्रह करते हैं? गांधी जी और कांग्रेस ने अब तक अछूतों के लिए क्या किया है? वे अछूतों के साथ कोई बातचीत, चर्चा या समझौता नहीं करते। आजादी मुझे भी प्यारी है, मैं भी देश को आजाद देखना चाहता हूँ। अंग्रेजी हुकूमत की जितनी मैंने आलोचना की है, वैसे किसी ने नहीं की, लेकिन मैं इस देश की राजनैतिक आजादी से ज्यादा जरूरी अपने करोड़ों अछूत भाइयों की सामाजिक आजादी चाहता हूँ। मेरे बहुत से भाई जो राजनीति
के दांव पेच नहीं समझते, वे गांधीवाद के चंगुल में फंस गए। मैंने एक भाई को यह कहते हुए सुना है कि हम गांधी जी की प्रजा हैं। यह कैसी दयनीय हुआ गुलाम मानसिकता है। आजाद भारत आजाद नागरिकों का देश होगा, यह गांधी जी की प्रजा का। हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते इंसान के सभी नागरिकों अधिकारों के हकदार हैं और जब तक वे अधिकार हासिल नहीं कर लेते, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। हम अपने उचित मानवीय अधिकारों को खुद हासिल करेंगे, यही हमारा मकसद होना चाहिए। बाबा साहब के इस ओजस्वी भाषण को जनता ने दिल थाम कर बैठकर सुना। उन्होंने अछूतों को झकझोर दिया। सभा में गैर दलित लोग भी थे, वे भी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद शाही बाग तथा प्रेमा भाई हाल में भी हुई सभाओं में उन्होंने भाषणों द्वारा सोए समाज को जागृत के लिए आह्वान किया और अपने उद्धार के लिए खुद ही उठ खड़े होने का संदेश दिया। इसके बाद बाबा साहब ने अछूत छात्रों के छात्रावास का जायजा लिया। आज भी दरियापुर इलाके में खड़ी बाबा साहब की विशाल प्रतिमा हमें अपनी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आजादी के लिए प्रेरित करती है।